हैदराबाद की एक महिला पुलिसकर्मी को बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलना महंगा पड़ गया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस महिला एएसआई को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान माधवी लता से गले मिलने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। जिस महिला अधिकारी को सस्पेंड किया गया है उनका नाम उमा देवी है और वो हैदराबाद के सैदाबाद थाने में तैनात हैं। हुआ यूं कि हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता सैदाबाद इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंची। लोकल थाना होने की वजह से एएसआई उमा देवी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया। माधवी लता इलाके में लोगों से मिल रही थी, अपने लिए वोट मांग रही थी और उमा देवी उनके आसपास रहकर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। इस दौरान जब दोनों का आमना सामना हुआ तो ड्यूटी पर तैनात एएसआई उमा देवी ने पहले तो माधवी लता से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले लगा लिया। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और महिला एएसआई उमा देवी के हाथ मिलाने और गले मिलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने इसका संज्ञान लेते हुए इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और उमा देवी को सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो और महिला पुलिस अफसर के निलंबन की खबरों ने माधवी लता को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि बीजेपी ने जब से उनको एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है, वो तभी से सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी अपने तीखे बयानों की वजह से, सच्ची मैं आज बता रही हूँ, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज अपने हड़ पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूँ। घड़ी आपका शुरू हो गया। और कभी अपने तीखे तेवरों की वजह से हैदराबाद में माधवी लता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वैसे तो हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 60% के आसपास है। लेकिन माधवी लता के आक्रामक तेवर और मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने सीनियर ओवैसी के मन में डर भर दिया है। शायद यही वजह है कि जूनियर ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से डमी कैंडिडेट के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। असदुद्दीन ओवैसी को डर है कि किसी भी वजह से अगर उनका पर्चा खारिज हुआ तो हैदराबाद में माधवी लता को कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने अपना नामांकन दाखिल किया है, ताकि सीनियर ओवैसी का पर्चा रद्द हुआ तो जूनियर ओवैसी माधवी लता को चुनौती देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के पर्चा भरने के पीछे चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, बल्कि वो अपने भाई के बैकअप उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे, ताकि अगर असदुद्दीन ओवैसी का पर्चा खारिज हुआ तो पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन मैदान में रहे। सीनियर ओवैसी ने ये फैसला गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार के पर्चा खारिज होने के बाद लिया। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होते ही बाकी सारे उम्मीदवारों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह बीजेपी के मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत गए। सीनियर ओवैसी लगातार 4 बार से हैदराबाद के सांसद हैं और वो अपने गढ़ में किसी और की एंट्री नहीं चाहते हैं। और बात पते की यह है कि अपने तेवर और बयानों से माधवी लता तेजी से लाइमलाइट में आई हैं और ओवैसी को उनके गढ़ में तगड़ी चुनौती भी दे रही हैं। मुस्लिम महिलाओं में उनकी पैठ को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाईपुर माधोपुर से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनना और पढ़ना तक गुनाह है। पीएम ने इस दौरान 17 मार्च को बेंगलुरु में हुई उस घटना का जिक्र भी किया जिसमें एक दुकानदार को हनुमान चालीसा सुनने पर बेरहमी से पीटा गया था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। पीएम ने राजस्थान में कांग्रेस के शासन में रामनवमी पर लगाए गए प्रतिबंध का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने तो राम राम साग कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। पीएम ने ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई।
कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। हर शख्स देश के अंदर, गरीब आदमी बुरी तरह से परेशान है, उस पर कोई बात ना करके तुष्टीकरण के नाम लेकर के प्रधानमंत्री एक बार फिर पुराना खेल जो है वो खेल रहे हैं, वो है पोलराइजेशन। देश के अंदर पोलराइजेशन पैदा करो और एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश करो। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी ने भी बीजेपी को ध्रुवीकरण के मुद्दे पर घेर लिया। आप ध्रुवीकरण एजेंडा की राजनीति के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की बातों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं देश के अंदर 140 करोड़ लोगों के जो एकता है, जो स्वाभिमान है, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय पीएम जानबूझकर ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार उनकी इस राजनीति में नहीं फंसेगी। और बात पते की ये है कि चुनावी माहौल में सभी दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के कई और नेताओं ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति लूटने और अल्पसंख्यकों में बांटने का आरोप भी लगा दिया, जिस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस पर हमला बोलने वालों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के गहने और लोगों की संपत्ति पर है। बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे इन आरोपों का कांग्रेस नेताओं ने भी जवाब दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे बेतुके बयान दे रही है। बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर और किसी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से ये चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार करने वाली आज की डेट में अपने धन को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने इल गॉटन रूप से, यानी अवैध रूप से कमाया है चंदे के धंधे से, उसको बचाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रही है। देश की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांटने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब सियासत जारी है। जहां कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मैनिफेस्टो में इसे दिखाने की चुनौती दे डाली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस जब सत्ता में थी उसने वही किया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उन्हें दोबारा कभी सत्ता में आने का मौका मिल जाए तो वो वही करेंगे जो उनका अधूरा काम छूटा हुआ है। वो हमारे न्याय पत्र को लेकर खूब प्रचार कर रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं और इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तल्ख होते जा रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को हिटलर बताया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बिहार के किशनगंज में एक सभा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ कांग्रेस बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 दिन पहले दिए गए पीएम के भाषण का जिक्र करते हुए उन्हें हिटलर बताया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी हिटलर होते तो ओवैसी एक शब्द भी नहीं बोल पाते। मरकल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। दूसरे चरण का चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक रैली के दौरान शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कर डाली, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। क्योंकि अमरावती की रैली में शरद पवार ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जिक्र करते हुए आशंका जताई कि अगर संविधान बदलने की चाहत रखने वाले लोग फिर सत्ता में आ गए तो देश का संसदीय लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। आम्ही अलीकडच्या काळामध्ये रशियाच्या एका राज्यकर्त्याचं वर्णन वाचतो आणि तो राज्यकर्ता म्हणजे मी यांच्या पूर्ण रशियाचं प्रशासन, रशियाची शासन यंत्रणा आणि त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पुतिन तयार होतं का काय ही चिंता या देशाच्या जनतेला आहे।
शरद पवार के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि शरद पवार को हार का डर सता रहा। वहीं INDIA गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया। आने वाले चुनाव में पराजय का डर श्रीमान शरद पवार जी को इतना सता रहा है और उस कारण हताशा और निराशा की वजह से वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तानाशाह शब्द के साथ जोड़ रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन भर वही प्रधानमंत्री बने रहें। एक व्यक्ति को देश से बड़ा बनाना चाहते हैं, यही सब पुतिन करना चाहते हैं। तो दोनों समान ही हुए ना, यही आदरणीय शरद पवार जी कह रहे हैं। उधर बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। वजह यह है कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने बयान दिया कि भले ही आरजेडी उम्मीदवार को वोट न देकर एनडीए को दे देना, लेकिन किसी तीसरे को वोट मत देना। क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, इसीलिए तेजस्वी यादव के इस बयान को पप्पू यादव से जोड़कर देखा गया। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनते। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रत्याशी की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार पर दिलचस्पी दिखाई, तो पप्पू यादव भी शांत नहीं रहे और तेजस्वी यादव को इशारों ही इशारों में बिच्छू कह दिया। तो किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, उसको मसल दीजिए। उनका जो काम है काटने का, बिच्छू का, वो काट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में वोट एनडीए या फिर इंडिया को देने को कहा, वो एक राजनीतिक ब्लंडर है, राजनीति की चाल। ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील करके तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए। और तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आते ही विरोधियों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इसीलिए इस मामले पर आरजेडी को सफाई देना तक भारी पड़ गया। वहीं कांग्रेस को सामने आकर भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी। बयान उन्होंने नहीं दिया, बयान अपना गुस्सा में कुछ निकल जाता है तो उसी को बयान को तोड़ मोड़ के आप लोग एकदम उसको हवाई बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से दी गई सफाई के बाद भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार की जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। जानकारों का मानना है कि पप्पू यादव ने लालू यादव के साथ ही मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति की है और पप्पू यादव अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे मुस्लिम यादव वोट हासिल करके सत्ता पाई जा सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ही मुस्लिम और यादव वोट के प्रति वफादार बने रहना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि पप्पू यादव की स्थिति मजबूत हो। इसीलिए उन्होंने जनता से पप्पू यादव को वोट न देकर एनडीए को वोट देने की अपील की। तो अब यहाँ समझिए कि बात पते की ये है कि बिहार में 14% यादव वोटर है, जबकि करीब 18% मुस्लिम मतदाता है और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि एमवाई वोट बैंक उनके हाथों से खिसके। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को एक सीट पर जीत मिल गई है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरत लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी कांग्रेस सहित कुल 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने किसी वजह से रद्द कर दिया, जिसके बाद सूरत के सियासी रण में कुल 9 उम्मीदवार बचे। इनमें से बीएसपी प्रत्याशी प्यारेलाल भारती सहित 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए। अब गुजरात में 7 मई को बाकी बची 25 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले मिली जीत पर बीजेपी गदगद है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने विजयी प्रत्याशी मुकेश दलाल को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सूरत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहला कमल खिलाया। जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं चुनाव आयोग ने भी मुकेश दलाल की जीत की घोषणा कर दी है और मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट दिया है। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध सांसद चुने गए, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। इस मामले को लेकर के शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी निशाना साधा। ये चंडीगढ़ पैटर्न है।
जो सूरत में हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया। वैसे तो सूरत लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध सांसद चुना गया, वो विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के रोड शो के दौरान जेब कतरों ने धावा बोल दिया और कई लोगों के मोबाइल, पर्स और हजारों रुपए चोरी कर लिए। दरअसल मेरठ में कल यानी 22 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का रोड शो था, जिस दौरान ये जेब काटी गई, जिसमें रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी शामिल हुए। रामायण के इन किरदारों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। अरुण गोविल का रोड शो जैसे ही कैलाशपुरी इलाके में पहुंचा, चोरों ने भीड़ को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और कई लोगों को मोबाइल और पर्स चोरी करने का एहसास तब हुआ जब वो जुलूस खत्म हो गया। नई सड़क पोलेश्वर मंदिर से मेरा मोबाइल जेब में से निकाल लिया, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी लगी है, कुछ पत्रकार मित्रों के भी फोन उसमें हैं और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोनों की सूचना अभी तक हमें लगी है। रोड शो के दौरान जेब कतरों ने एक व्यापारी की जेब में रखे हजारों रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया। मैंने की जय श्री राम और जय श्री राम कह के वहाँ भीड़ भाड़ थी काफी। जैसे मैं आया हाथ जोड़ कर तो देखा तो मैंने जो हाथ मुंह करा, पैसे सारे गायब, 1 रुपया नहीं, भाई साहब मैं वहीं गिर गया। मोबाइल और पैसे चोरी होने की घटना के बाद लोग नौचंदी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खोने वाले पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोग आज कोलकाता में एकजुट हुए। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी एक झटके में ही चली गई थी। नौकरी खोने वाले सैकड़ों लोग कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में इकट्ठा हुए ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। राज्य के कई जिलों से ये जो शिक्षक हैं, जो 2016 के पैनल में जिनको नौकरी मिला था, वो इस वक्त कोलकाता के इस शहीद मीनार मैदान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। नौकरी खोने वाले कई लोगों ने कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने बताया कि न्यूज़ के जरिए उन्हें पता चला कि उनकी नौकरी चली गई। हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि पूरा जो पैनल है वो पूरा कैंसिल कर दिया गया। हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ। हालांकि कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में इकट्ठा हुए लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहना है कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सरकार को इमीडिएट मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए या केंद्र सरकार को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आने वाला है वो भाजपा को मालूम पड़ जाता है। भाजपा वो डायरेक्ट करते हैं और यहाँ को जो ऑर्डर जो टाइप होता है वो भाजपा का पास चला जाते हैं। और चलिए अब एक अच्छी खबर आप सबको बता देते हैं। अब देश का हर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है, फिर चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट को खत्म कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को होगा, जो अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे। इससे पहले ये नियम था कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकते थे। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं, यानी अब हर उम्र के लोग स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो पुरानी बीमारी के आधार पर किसी को पॉलिसी देने से इनकार नहीं कर सकती है। साथ ही कंपनियां हार्ट, किडनी, कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी देने से इनकार नहीं कर सकती हैं। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को भी 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया गया है। आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए बुजुर्गों को बीमा का प्रीमियम किस्तों में देने की भी सुविधा मिलेगी।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है और एक सरकारी कर्मचारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया और मोहम्मद रजाक की हत्या से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की यूं बर्बर हत्या का सदमा परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मृतक मोहम्मद रजाक शहादरा शरीफ इलाके के कुंडा टॉप गांव का रहने वाला था और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता था। मृतक रजाक का भाई टेरिटोरियल सेना में जवान है। बताया गया कि आतंकवादियों ने मोहम्मद रजाक को नजदीक से उस वक्त गोली मारी जब वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर निकल रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में आए थे और उन्होंने हमले से पहले मृतक के घर के बारे में जानकारी जुटाई थी। भाई कार था सब बैठा हुआ, सबसे पहले फायर को आवाज आएगा, 2 फायर को अंदरों बाहर निकलियो, मेरा मामू है गोली मारियो, मेरा मामू ने मार गया ना, पहले मेरा नानू मार चढ़े। मोहम्मद रजाक की हत्या के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फौज की तरह था, कोई उनका ड्रेस चेंज नहीं था, कोई वैसा नहीं था, बाल बिल्कुल नहीं थे, दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी, एक ही। उसने बोला तीसरी बार के लाल सेन फौजी का घर कौन सा है, यही वाला घर है। मैंने बोला हाँ घर तो यही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार गैर कश्मीरी लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। घाटी में इस साल टारगेट किलिंग की ये चौथी और इस महीने तीसरी घटना है। और हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर में सिख दुकानदार की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं करीब एक हफ्ते पहले 17 अप्रैल को आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले में बिहार के एक मजदूर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। और अब कल यानी 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने राजौरी में सेना के जवान के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग ठीक से बुझी भी नहीं थी कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर के एक और कूड़े के पहाड़ पर आग लग गई। ये आग गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगी। और जब तक लोगों ने गुरुग्राम के कूड़े के पहाड़ पर आग की लपटें उठती देखी तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कूड़े के पहाड़ पर आग लगने के बाद धुएं का गुब्बार दिखाई दिया जो कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कई मशीनों को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया, लेकिन तेज गर्मी और हजारों टन कूड़ा पड़ा होने की वजह से तुरंत आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे एक रोज पहले ही दिल्ली एनसीआर के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए थे। और आज सुबह भी गाजीपुर लैंडफिल साइट से रुक रुक कर धुआं उठता दिखाई दिया। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस को भीषण गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट का ट्रायल किया गया। 1090 चौराहों पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को डीसीपी सलमान ताज और एडीसीपी ट्रैफिक अजय सिंह ने एसी हेलमेट पहनाए। यह हेलमेट भीषण गर्मी में भी जवानों को कूल रखेगा। अगर हेलमेट की बात हम करें तो इस हेलमेट को हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया है और इस हेलमेट का बैटरी बैकअप करीब 8 घंटे का होगा। यानी एक बार फुल चार्ज करने पर यह हेलमेट करीब 8 घंटे तक पुलिसकर्मियों को गर्मी से राहत देगा। इस हेलमेट के पहनने से चेहरा और सिर ठंडा रहेगा, जिससे पुलिसकर्मियों को गर्मी नहीं लगेगी और ये उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और चलिए अब बात पते की में खबरें विस्तार से। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी मिसाइल सनक से पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। नॉर्थ कोरिया के सरकारी टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक किम ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए न्यूक्लियर ट्रिगर मैनेजमेंट सिस्टम की ड्रिल की। जबकि नॉर्थ कोरिया की ओर से जारी की गई तस्वीरों में दिखा कि किम जोंग की मौजूदगी में इस ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस न्यूक्लियर ट्रिगर मैनेजमेंट सिस्टम की ड्रिल में एक के बाद एक 4 रॉकेट दागे गए, जो कि 352 किलोमीटर दूरी किसी आइलैंड पर जाकर गिरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने भारी गोलीबारी की और नकली परमाणु हथियारों से लैस प्रोजेक्टाइल ने आइलैंड पर सटीक निशाना साधा। वहीं इस ड्रिल के बाद किम जोंग उन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चर स्नाइपर राइफल की तरह सटीक थे और युद्ध रोकने के साथ दुश्मन पर हमला करने में नॉर्थ कोरिया पूरी तरह सक्षम है। वहीं दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने नॉर्थ कोरिया की ओर से किए गए न्यूक्लियर ट्रिगर मैनेजमेंट सिस्टम की ड्रिल को अपने देश के लिए खतरा बताया। नॉर्थ कोरिया ने पिछले साल खुद को परमाणु शक्ति वाला देश घोषित किया था। साथ ही किम जोंग उन ने ज्यादा से ज्यादा आधुनिक परमाणु हथियार बनाने की बात भी कही थी ताकि अमेरिकी खतरे का सामना किया जा सके। लेकिन किसी को नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया के पास कितने परमाणु हथियार हैं। और हम आपको बता दें कि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि उत्तर कोरिया ने 40 से 50 परमाणु हथियार इकट्ठे किए हैं, जबकि
रैंड कॉप और आसन इंस्टीट्यूट की 2021 की स्टडी के मुताबिक उसके पास मौजूदा परमाणु हथियारों की संख्या 116 है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने 6 बार परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। आखिरी बार उत्तर कोरिया ने 2017 में परमाणु बम का परीक्षण किया था। इस परमाणु विस्फोट की ताकत 100 से 370 किलोटन के बीच बताई गई थी। तो हम आपको बता दें कि 100 किलोटन का बम 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 6 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और बात पते की यह है कि नॉर्थ कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद रूस और चीन से एटमी तकनीक हासिल कर रहा है और वो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी ताकत से डराना चाहता है। चलिए बात पते की मैं अगली खबर का रुख करेंगे। दुनिया के कई देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मोर्चे खोल रखे हैं और यही वजह है कि 2023 में सेना और हथियारों पर होने वाले खर्च में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। सिप्री यानी SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2023 में दुनिया के तमाम देशों ने $2,443 बिलियन की रकम खर्च की, जबकि 2022 में ये खर्च $2,240 बिलियन था। 2022 के मुकाबले दुनिया भर के देशों के रक्षा खर्च में 6.8% की बढ़ोतरी देखी गई, जो बीते 15 सालों की सबसे बड़ी तेजी है। सिप्री की रिपोर्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है, जिसने 2023 में रक्षा पर $923 मिलियन खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले 2.3% ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन रहा, जिसने बीते साल सेना और हथियारों पर $296 मिलियन खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले 6% ज्यादा है। तीसरे नंबर पर रूस है, जो बीते 2 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। युद्ध का असर रूस के रक्षा खर्च पर भी दिखा, जो 24% बढ़ोतरी के साथ $109 मिलियन रहा। चौथे नंबर पर भारत है, जिसे 2023 में करीब $84 मिलियन खर्च किए, जो कि 2022 के मुकाबले 4.2% अधिक रहे। पांचवें पायदान पर सऊदी अरब है, जिसका रक्षा खर्च 2023 में करीब $76 मिलियन रहा, जो 2022 से 4.3% ज्यादा है। वहीं गाजा में जंग का मोर्चा खोलने वाला इजराइल 15वें नंबर पर है, जिसने 2023 में सेना और हथियारों पर करीब $28 मिलियन खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले 24% ज्यादा है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 30वें नंबर पर है, जिसने 2023 में $8.5 मिलियन की रकम सेना और हथियारों पर खर्च की। हालांकि 2022 की तुलना में पाकिस्तान का रक्षा खर्च 13% कम रहा है। मलेशिया के लुमुट शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां नौसेना के बेस में अभ्यास के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में हवा में टकरा गए, जिससे उसमें सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अभ्यास के लिए नौसेना बेस के करीब 8 से 10 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी और अलग अलग दिशा में आगे बढ़ने लगे, लेकिन इसी बीच एक हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा दूसरे हेलीकॉप्टर के पिछले रोटर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और पल भर में ही जमीन में गिर गए, जिसकी वजह से उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मलेशियाई नौसेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि रॉयल नेवी की परेड के लिए अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। यह अभ्यास पश्चिमी राज्य पेराक से लुमुट नौसैनिक अड्डे पर हो रहा था, जिसमें मारे गए सभी 10 लोग चालक दल के सदस्य थे। हादसा एक हेलीकॉप्टर के दूसरे हेलीकॉप्टर के रोटर से टकराने की वजह से हुआ। वहीं शवों की पहचान के लिए उन्हें लुमुट आर्मी बेस अस्पताल भेजा गया। ताइवान में एक बार फिर बड़ा भूकंप आया है। वहां 80 से ज्यादा बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर हुलियन में जमीन से 5.5 किलोमीटर नीचे था। तो शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान भी हुलियन में ही हुआ, जहां भूकंप के कारण 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इनमें से एक बिल्डिंग ढह गई तो दूसरी सड़क की तरफ झुक गई। वहीं भूकंप से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में भूकंप के दौरान नर्स अस्पताल में नवजात बच्चों को संभालते हुए दिखाई दी। दूसरे वीडियो में बिजली की तारें और खंभे हिलते दिखे, जबकि तीसरे वीडियो में सीमेंट के बड़े बड़े पिलर भरभरा कर गिरते नजर आए। भूकंप के बाद हुलियन में कई जगहों पर मलबा फैला हुआ नजर आया, जबकि रेस्क्यू टीम मलबा साफ करती नजर आई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक भूकंप के बाद 1000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी आए हैं। आपको बता दें कि ताइवान में इससे पहले 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी भूकंप हुलियन शहर में ही आया था।
दरअसल ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा हुआ है जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता है। 1999 में 7.3 तीव्रता के भूकंप में वहां 2000 से ज्यादा मौतें हुई थी, जबकि 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप में 100 से अधिक जान गई थी। फिर ताइवान ने कुछ ऐसे नियम लागू किए जिससे भूकंप का असर या कहें जानमाल का नुकसान काफी कम हो गया। ताइवान में इमारतें बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। यही नहीं, सरकार नई और मौजूदा इमारतों की भूकंप प्रतिरोधक क्षमता के स्तर की लगातार समीक्षा भी करती रहती है। हालांकि इससे निर्माण का खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार उन लोगों को सब्सिडी देती है जो अपनी इमारतों की प्रतिरोधक क्षमता की जांच करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ताइवान में एक वर्ल्ड क्लास सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क भी है और भूकंप सुरक्षा को लेकर पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। स्कूलों और दफ्तरों में भूकंप की ड्रिल्स भी कराई जाती हैं, जबकि सरकारी मीडिया और मोबाइल फोन पर नियमित रूप से भूकंप सुरक्षा से जुड़े संदेश भेजे जाते हैं। बात पते की यह है कि भूकंप के प्रति मुस्तैदी के मामले में ताइवान दुनिया में सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन ताइवान भी तब अलर्ट हुआ जब 1999 में भूकंप ने वहां भयंकर तबाही मचाई। तो आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को रूस ने बहुत बुरी लताड़ लगाई है और ये लताड़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा रहे चावल को लेकर लगाई गई है। दरअसल रूस बीते 2 सालों से पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चावल खरीदता रहा है, लेकिन पाकिस्तान से रूस भेजी गई चावल की खेप में खतरनाक कीड़े पाए गए। 2 अप्रैल को पाकिस्तान से रूस पहुंची खेप में जांच के दौरान पौधों में पाए जाने वाला कीड़ा मिला था। मक्खी जैसा दिखने वाला ये कीड़ा पौधों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा भी रहता है। चावल में कीड़े मिलने से नाराज रूस ने मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई थी और साफ कहा कि अगर अगली खेप में चावल की क्वालिटी नहीं सुधरी तो रूस पाकिस्तान से चावल खरीदना बंद कर देगा। रूस की फटकार के बाद पाकिस्तान सरकार ने पूरे मामले की जांच करवाने का भरोसा दिया है। इससे पहले 2019 में भी पाकिस्तानी चावल में कीड़े मिलने के बाद रूस ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में पाकिस्तान के अफसरों ने कई बार मिन्नत की तो रूस ने चावल के आयात पर प्रतिबंध को हटा लिया था। जी न्यूज़।